नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के साथ किया संवाद। रेहड़ी पटरी से जुड़े व्यवसायियों को डिजिटल मदद देने का आश्वासन। कहा, पिछले 6 साल में सरकार ने गरीबों के किए कई अभूतपूर्व काम। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद भवन परिसर में राज्यसभा के 252वें सत्र की तैयारियों का लिया जायजा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर की गई व्यवस्थाओं का किया मुआयना। सत्र के दौरान कई तरह की सावधानियां बरतने की दी सलाह। राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश ने भरा पर्चा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, आम सहमति से चुनाव के लिए विपक्ष से बातचीत जारी। मॉनसून सत्र के पहले दिन 14 सितंबर को होना है उपसभापति का निर्वाचन। प्रकृति का संरक्षण सिर्फ सरकार की नहीं, सबकी जिम्मेदारी। हिमालय दिवस पर इसके संरक्षण को लेकर वेबिनार में बोले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। कहा, प्रकृति की कीमत पर नहीं हासिल किया जा सकता विकास। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दक्षिण एशियाई देशों से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में बेहतर आपसी तालमेल पर दिया जोर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर 77.77%। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं के साथ स्वनिधि संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य के रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं को जाना और उनके द्वारा किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों के लिए उनकी सराहना की। कोविड-19 महामारी से प्रभावित निर्धन रेहड़ी पटरी वालों को आजीविका से दोबारा जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने जून में प्रधानमंत्री स्वनिधि संवाद योजना की शुरुआत की है। मैं एक छोटा सा गरीब परिवार से एक झाड़ू का व्यवसाय करता हूं। इससे सर आपकी जो स्वनिधि का मुझे लाभ मिला है, उससे जो लॉकडाउन में जो मेरी परेशानी हुई थी और धंधा नहीं चल पा रहा था, उससे मेरा वापस नए सिरे से धंधा चालू हो गया। हमारे देश में गरीबों के बारे में बहुत बातें की गई हैं, लेकिन पिछले 6 वर्षों में उनके लिए अभूतपूर्व काम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार ये बात कही। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश रही है कि समाज के वंचित वर्गों के विकास के लिए तत्परता से काम किया जाए। सिर्फ 2 महीने के समय में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ है। कोरोना के बावजूद इतने कम समय में 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पहचान पत्र देना, सर्टिफिकेट ऑफ वेडिंग देना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम है। गरीबों के कल्याण से जुड़ी सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीबों को शहरों में किराए पर किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। एक देश एक राशन कार्ड योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को देश में कहीं भी सस्ता राशन मिल सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है, ताकि योजना का लाभ उठाने के लिए रेहड़ी पटरी वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़े। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है
कि रेहड़ी ठेले वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगानी होगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर में, नगर पालिका कार्यालय में, बैंक की ब्रांच में जाकर अपना आवेदन अपलोड कर सकते हैं। यही नहीं, बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और नगर पालिका के कर्मचारी भी आपके पास आकर आपसे आवेदन ले सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं एक दूसरे से जोड़कर इस तरह से बनाई गई हैं कि इन योजनाओं से हर क्षेत्र के गरीब, पीड़ित, शोषित और वंचित लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हितग्राहियों के बारे में नई योजना पर काम कर रही है। रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले मेरे भाई बहनों के पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है या नहीं, उनके घर बिजली कनेक्शन है या नहीं, वो आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं या नहीं, उन्हें 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपया महीना वाली बीमा योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, उनके पास अपनी पक्की छत है या नहीं, ये सारी बातें उसको भी देखा जाएगा और जहां कमी होगी पूरा करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से प्रयास करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 महीनों के समय में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद इतने कम समय में 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पहचान पत्र देना, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग देना बहुत बड़ा काम है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश के इस प्रयास से प्रेरणा लेंगे। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। 14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन होना है। इस पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश के पक्ष में आज 2 प्रस्ताव सौंपे गए। उपसभापति के रूप में हरिवंश का पिछला कार्यकाल शानदार रहा है और उन्होंने निष्पक्षता के साथ सदन संचालन किया है। मॉनसून सत्र में राज्यसभा के उपसभापति पद के निर्वाचन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये चुनाव आम सहमति से होना चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए एनडीए ने पूर्व उपसभापति हरिवंश को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू सांसद हरिवंश के पक्ष में 2 प्रस्ताव महासचिव राज्यसभा देश दीपक वर्मा को बुधवार को सौंपे गए। पहला प्रस्ताव सांसद और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है, जिसका राज्यसभा में नेता सदन थावर चंद गहलोत ने समर्थन किया है। दूसरा प्रस्ताव रामविलास पासवान की ओर से है और इसका समर्थन वरिष्ठ सांसद नरेश गुजराल ने किया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही उपसभापति के चुनाव की तिथि तय है। एनडीए के नेता चाहते हैं कि ये चुनाव आम सहमति से हो। उपसभापति के रूप में हरिवंश जी का कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है, सराहनीय रहा है, प्रशंसनीय रहा है। मैं समस्त राजनीतिक दलों के माननीय सांसदों से, नेताओं से अपील करता हूं कि ये उपसभापति का पद राज्यसभा का गरिमा का पद है। बिना चुनाव के सर्वानुमति से हरिवंश जी को जीताना चाहिए। राज्यसभा के महासचिव की ओर से सांसदों को दी गई सूचना के मुताबिक ये चुनाव 14 सितंबर को होगा। इसके लिए 11 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक प्रस्तावों की सूचना दी जा सकेगी। बीजेपी ने उपसभापति पद के चुनाव के मद्देनजर राज्यसभा के अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है और 14 सितंबर को सदन में उपस्थित रहने को कहा गया है। एनडीए नेताओं का प्रयास है कि ये चुनाव आम सहमति से होना चाहिए। इसके लिए प्रमुख विपक्षी नेताओं से संवाद करके रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। हम पुनः ये जरूर चाहेंगे कि सभी दलों के नेता एक बार पुनः आपको निर्विरोध यहाँ चुने, ताकि जो मर्यादा रहती है जो वो पालन हो। चुनाव लड़ने के लिए ही केवल नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, गरिमा का पद है। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए इससे पहले 9 अगस्त 2018 को चुनाव हुआ था, जिसमें एनडीए उम्मीदवार हरिवंश ने 125 वोट हासिल कर विपक्षी उम्मीदवार वीके हरिप्रसाद को मात दी थी। राज्यसभा के इतिहास में उपसभापति के लिए
बीते 20 में 14 चुनाव आम सहमति से हुए हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार बनाए जाने पर जेडीयू सांसद हरिवंश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के सहयोगियों के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि भारत ही नहीं, कोरोना संकट के नाते पूरी दुनिया के सामने कई तरह की गंभीर चुनौतियां हैं, जिसका निदान निकालने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के प्रयासों से उच्च सदन की उत्पादकता बढ़ी है और सदस्यों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। संसद भवन में एनडीए उम्मीदवार के नामांकन प्रस्ताव को महासचिव को सौंपने के बाद हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह ने उनसे बातचीत की। सर, एनडीए ने दोबारा जो है आपके नेतृत्व में उपसभापति के चुनाव में आपको दोबारा जो है एक प्रस्ताव किया है आपके नाम का। और पिछले बार भी आपके पास एक छोटा सा कार्यकाल था, ज़्यादा समय नहीं रहा और बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि नए जनादेश के बाद जिस तरह के माहौल में हाउस चला और बहुत अच्छा पार्लियामेंट का जो दोनों सदनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। आपको अभी आगे क्या उम्मीद दिख रही है सर, और किस तरह का आप आने के बाद किस तरह के बदलाव आपके दिमाग में परिकल्पित? दरअसल मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा एनडीए के सभी नेताओं का, सभी घटक दलों का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी वरिष्ठ नेताओं का। मैं जिस दल से हूँ उसके मुख्यमंत्री जी का, जिन सबके सहयोग से मुझे पुनः यह एक दायित्व मिल रहा है। मैंने पहले भी हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और देश के उपराष्ट्रपति जी हैं, जो पदेन चेयरमैन होते हैं, उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने, जानने और करने का मौका मिला। आगे पुनः वह मौका मिलेगा। हमेशा उनका यह एक तरह से, जिसे हम एक शब्द में कहें, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रहता है कि जो इस सभा की मर्यादा पहले से स्थापित है, जो गरिमा है, उस गरिमा और मर्यादा के तहत राज्यसभा श्रेष्ठ ढंग से काम करे, यह काम हमें करना है। तो यह दायित्व मैं पूरा करने की उनके मार्गदर्शन में कोशिश करता हूं। और एनडीए के सभी नेताओं की भी ये अपेक्षा है कि बहुत बेहतर तरीके से हाउस चले। और आप जानते हैं आज दुनिया जितनी तेज़ी से बदल रही है, उसमें हम संसद के कामकाज को भी उस संदर्भ में करना सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि देश आगे जा सके, और वही मेरी भूमिका होगी। ये जो सर आपका चुनाव ये जिस दौर में हो रहा है, जो माहौल है इस समय, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल है पूरे दुनिया भर के। एक तरह से अगर आप देखिए, संसदों के लिए भी, जनप्रतिनिधियों के लिए भी और देशों के लिए एक तरह से। तो ये जो मानसून सत्र हो रहा है सर, ये इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपने साथी सांसदों से, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है। हर चुनौती में ही नेतृत्व का सृजन होता है। और आप देख रहे हैं खुद देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार रेखांकित किया है कि इतनी बड़ी चुनौती कोरोना की जो दुनिया के सामने आई, उस चुनौती में कैसे भारत ने कई क्षेत्रों में विशिष्ट काम करके दिखाया। और इसी चुनौती में जिस तरह के भी गंभीर संकट आए, उसमें भारत ने वो प्रतिष्ठा दुनिया में अर्जित की है जो शायद पहले नहीं थी। तो इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी संसद उसी ढंग से काम करेगी जिसमें एक नई लकीर पैदा होगी। यह करने वाले बहुत सारे देश के वरिष्ठ लोग हैं, उन सब के मार्गदर्शन में हम सबको संसद में उस रूप में बेहतर काम करना है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक माननीय सदस्य, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, जब आप आसन पे होते हैं सब समान हैं, उन सबके अच्छे कामों से मैं सीखता हूँ और बहुत कुछ सीखा है। सरकार की कोशिश है कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव आम सहमति से हो। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक इसे लेकर विपक्ष से बातचीत जारी है। उपसभापति चुनाव पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह ने खास बातचीत की। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उपसभापति के पद पर हरिवंश का पिछला कार्यकाल शानदार रहा है, इसी नाते एनडीए ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। माननीय हरिवंश जी का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राज्यसभा में नेता तावरचंद जी गहलोत, ये सब मिलके तावरचंद जी के नेतृत्व में हमने आज हरिवंश बाबू जी का उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन के नाते नाम निर्देश करने के लिए हमने प्रस्ताव आज दिया है। मैं अभी भी निवेदन करता हूं अपोजिशन पार्टी से कि हरिवंश जी उपाध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छे ढंग से
बहुत व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाया है सदन। इसलिए मैं निवेदन करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कि आप कोऑपरेट करके इसके यूनानिमस हो, ऐसे आप सभी सपोर्ट करिए, ऐसे मेरा प्रार्थना है। मैं अपोजिशन पार्टी से हमारा बातचीत भी कल से ही शुरू हुआ है। गुलाम नबी आज़ाद से, माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी से मेरा बात हुआ है। कोशिश तो है यूनानिमस करने का, अभी भी अंत तक हमारा कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और हमारे नेता तावरचंद जी के नेतृत्व में हम अंत तक यूनानिमस करने के लिए प्रयास करेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज सांसद परिमल नथवानी को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। संसद भवन के कमरा नंबर 30 में सभापति चैम्बर में निर्वाचित राज्यसभा सांसद परिमल नथवानी ने शपथ ली। वो 22 जून को आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस की ओर से उच्च सदन के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। पहली बार वो 2008 में और दोबारा 2014 में झारखंड से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। शपथ समारोह में राज्यसभा महासचिव देश दीपक वर्मा और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। Oath or affirmation. Secretary General. आंध्र प्रदेश श्री परिमल नाथवानी। मैं श्री परिमल धीरजलाल नाथवानी, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा और जहाँ इस पद पे मुझे ग्रहण करने का वाला हूँ, इसका कर्तव्य और निष्ठापूर्वक निर्वाह करूँगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज संसद भवन परिसर में राज्यसभा के 252वें सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। सभापति ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर की गई सारी व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। सभापति ने सदन में रिहर्सल के दौरान सभी तैयारियों का मुआयना किया। सभापति ने लोकसभा चैम्बर में बैठे सांसदों के साथ संवाद से जुड़े मुद्दे, गैलरियों में की गई व्यवस्था की प्रभावकारिता को समझा। इसके साथ ही इसका प्रैक्टिकल कराकर उसकी परख की। सभापति ने अधिकारियों को कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए हर स्तर पर सावधानी बरती जाए और सैनिटाइजेशन के साथ सभी सांसदों के कोविड टेस्ट का बेहतर प्रबंधन हो। हिमालय दिवस पर इसके संरक्षण को लेकर मंथन हुआ। इसको लेकर आयोजित वेबिनार में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम अगर प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगी। बुधवार को भारतीय परंपरा में रचे बसे हिमालय पर्वत के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हिमालय पर्यावरण, सांस्कृतिक और आर्थिक लिहाज से भारत के लिए काफी अहम है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया महामारी से जूझ रही है, प्राकृतिक आपदाओं से दो चार हो रही है। ऐसे में प्रकृति संरक्षण के लिए सबको आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार हिमालय संरक्षण और प्रकृति के संरक्षण के लिए काम कर रही है, लेकिन इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। This melting is expected to severely affect the lives of about 1.3 billion of people who depend on it for water, for their drinking, irrigation and energy needs. So, my dear sisters and brothers, we cannot continue with this kind of disregard for nature. If we neglect or overexploit nature, we are putting our future in danger. That's why I always say, nature, culture, together for better future. हिमालय दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं हासिल किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हिमालय हमारे इतिहास से जुड़ा है, इस पर हमारा आज निर्भर है और हिमालय से हमारा भविष्य है, इसलिए इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। We must respect nature, as I told you, preserve culture for a better future.
We need to rethink our developmental paradigm in such a way that human beings and nature coexist and thrive together. Development should not be at the cost of environment. हर साल हिमालय के संरक्षण को लेकर हिमालय दिवस मनाया जाता है। कोरोना संकट के चलते इस बार वेबिनार के जरिए विचार विमर्श हुआ। इस बार हिमालय दिवस की थीम हिमालय और प्रकृति रखी गई। हिमालय दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी किताब संसद में हिमालय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को भेंट की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा का असली मकसद तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेना है, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्होंने कुछ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से अलग से मुलाकात भी की। वो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिले। बुधवार को एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के विदेश मंत्री चिंगीज एदार बेकोव से भी मुलाकात की। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान किर्गिस्तान से भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के लिए वहां की सरकार का आभार व्यक्त किया। दोनों मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके बाद तजाकिस्तान के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। एससीओ के विदेश मंत्रियों की औपचारिक बैठक गुरुवार को होगी। इस संगठन में भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। आज शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एससीओ के विदेश मंत्रियों को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि बैठक के दौरान एस जयशंकर की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दक्षिण एशिया के देशों से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में बेहतर आपसी तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेते हुए ये बात कही। बुधवार को दक्षिण पूर्व एशिया के लिए संगठन के क्षेत्रीय समिति की ओर से 73वें सत्र का आयोजन किया गया। दक्षिण एशिया में दुनिया की 1/3 आबादी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आपसी सहयोग से हम सभी कारगर तरीके से कोविड-19 से लड़ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर देना होगा। Sharing of the best practices through such important virtual platforms helps us to learn from each other and to further improve our healthcare systems and response. The challenges faced by member states of WHO Southeast Asia region today as a result of the ongoing health and economic crisis demand strong collaborative partnerships and a collective responsibility to act in order to mitigate the risks imposed by the pandemic. देश में अब तक कोविड-19 के करीब 34 लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 74,894 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, जो अब तक की रिकॉर्ड संख्या है। ठीक होने की दर 77.77% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.53% रह गई है। ठीक हुए लोगों की संख्या कुल सक्रिय मामलों से लगभग 3.78 गुना अधिक है। पिछले एक महीने में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 3 गुना से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 33,98,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 89,706 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 43,70,129 हो गई है। देश में अभी 8,97,394 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,115 मरीजों की इस संक्रमण से मौत हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 73,890 हो गई है। मंगलवार को देश ने करीब 11.5 लाख कोरोना के टेस्ट किए हैं। अब तक 5,18,00,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। इस महामारी में भारत के लिए राहत की बात यह है कि कोविड-19 से भारत में मृत्यु दर घटकर 1.69% हो गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। वैश्विक औसत मृत्यु दर 3.28% है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
एक वॉलंटियर के बीमार पड़ जाने के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के अंतिम चरण का ट्रायल रोक दिया गया है। एस्ट्राजेनेका ने इस बारे में कहा है कि ये रूटीन रुकावट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन रेस में सबसे आगे चल रही चुनिंदा वैक्सीन में से एक है। दुनिया के कई देशों में इसके ट्रायल चल रहे हैं। इसके पहले और दूसरे चरण के ट्रायल सफल रहे। वहीं भारत सरकार रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक पर विचार कर रही है। रूस ने इसको लेकर भारत सरकार से संपर्क किया है और 2 पहलुओं पर सहयोग मांगा है। इसमें भारतीय कंपनियों के नेटवर्क से वैक्सीन के उत्पादन और भारत में तीसरे चरण के अध्ययन के लिए मदद शामिल है। कोरोना महामारी के बीच सभी सामाजिक गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं। लंबे अरसे के बाद स्कूलों को भी अब खोलने की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल को आंशिक रूप से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये फैसला स्वैच्छिक आधार पर होगा और छात्र अध्यापकों से परामर्श ले सकेंगे। इस तरह की गतिविधि को जारी की गई एसओपी का पालन करते हुए 21 सितंबर से मंजूरी दी जाएगी। एसओपी के मुताबिक सामाजिक दूरी का पालन, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। इनके अलावा छात्रों को अभिभावकों से लिखित मंजूरी जरूरी होगी। इसके साथ इन कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत बनी रहेगी और इसे और बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं स्कूल खोलने से पहले स्कूलों को कुछ इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को ही खोलने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र, टीचर या अन्य स्टाफ को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल खोलने से पहले जिन इलाकों में छात्रों और टीचर्स का संवाद होना है, उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज किया जाए। जिन स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, उनका पूरी तरह सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। ऑनलाइन टीचिंग, टेलीकाउंसलिंग के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुलाया जा सकता है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के पास विकल्प होगा कि वो क्लास वर्चुअल, रिमोटली अटेंड करें या स्कूल आकर करें। ये स्वैच्छिक होगा और माता पिता की लिखित सहमति जरूरी होगी। स्कूल प्रशासन बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह अन्य वैकल्पिक इंतजाम करे, जिससे संपर्क रहित अटेंडेंस हो सके। छात्र और टीचर 6 फीट की दूरी हर समय सुनिश्चित करेंगे और इसी आधार पर सिटिंग प्लान भी बनाया जाए। इन दिशा निर्देशों के पालन के साथ स्कूल 21 सितंबर से आंशिक रूप से खोले जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई की परीक्षा को टालने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अब तय समय पर 13 सितंबर को देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं गुरुवार को जेईई मेन परीक्षा के नतीजे आने के बाद छात्र जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज परीक्षा को स्थगित करने के लिए दायर की गई 3 याचिकाओं पर विचार से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं कोर्ट ने रिव्यू याचिका भी खारिज कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।